अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे, खुशबाश होंगे। और इस वक्त सुबह-सुबह मैं वीडियो बना रही हूँ। और मैं क्यों वीडियो बना रही हूँ, सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि ये वीडियो किसी यूट्यूबर के लिए नहीं है। ये वीडियो आम आवाम के लिए है, आम लोगों के लिए है। और मुझ पे लगने वाले कुछ इल्ज़ामात के जवाब के ऊपर है। एक रास्ता होता है यज़ीदियत का और एक रास्ता होता है हुसैनियत का। मुझे ये बात बड़ी पसंद आई कि जब जाफ़री साहब प्रोग्राम में ज़िक्र कर रहे थे कि हज़रत इमाम हुसैन ने बुलाया उन लोगों को जो उनके साथी थे और दिया बुझा दिया, फुल अंधेरा कर दिया और सब लोगों से कहा कि सुबह मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, मुझे शहीद कर दिया जाएगा और आप में से जो कोई भी मेरा साथ छोड़ के जाना चाहे वो चला जाए। तो जब वापस दिया जलाया तो ये देखा कि वहाँ पर तमाम लोग मौजूद थे। उनमें से कोई एक बंदा भी उठ के नहीं गया था जिसने कहा हो कि हम आपका साथ नहीं देंगे। ये सुन के मेरी आँखें नम हो गईं और मुझे और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली। मैं और ज़्यादा फ़र्म हो गई और मुझे पता चला कि हक़ के रास्ते पे चलना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मेरे जो बुज़ुर्ग हैं, आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है। एक तो 9 मुहर्रम है और बुज़ुर्गाने हमारे बुज़ुर्गों की वजह से भी, लेकिन दूसरी तरफ मेरे जो बुज़ुर्ग हैं जिनकी मैं बैत थी, जो जिनका विसाल हो चुका है, जिनकी मैं बैत थी, जो मेरे पीर साहब जिसको आप समझ लें, उनका विसाल भी जो है ना आज ही के दिन हुआ था। और 2013 के दिसंबर में जुम्मे का दिन था जब मैं उनकी बैत हुई थी। तो जब मैं उनकी बैत हुई तो उन्होंने मुझसे एक बात की। उन्होंने कहा कि मेरे पास कभी भी दुनिया के लिए मत आना। मेरे लिए कभी मुझे मत कहना कि मुझे फ़ेम चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। जिस तरह लोग पीरों के पास जाते हैं और तावीज़ करवाते हैं और क्या-क्या कुछ करते हैं, तो मेरे जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने ज़िंदगी में कभी तावीज़ नहीं लिखा था। वो यही कहते थे कि मेरे पास दुनिया के लिए कभी नहीं आना, दीन के लिए अगर कोई चीज़ आनी है तो उसके लिए तुमने ज़रूर आना है। और जब भी कभी मैं उनको कहती थी कि ये मुश्किल आ गई, ये मुश्किल आ गई, तो वो हमेशा मुझे कहते थे कि हम रज़ा के बंदे हैं, हम अल्लाह की रज़ा के बंदे हैं। अगर कोई मुश्किल आ रही है, तकलीफ़ आ रही है, परेशानी आ रही है, उसको बर्दाश्त करो, हँस के बर्दाश्त करो। और हज़रत इमाम हुसैन की मिसाल दिया करते थे। और जब उनका विसाल हुआ तो देखिए कि उनका दिन भी कौन-सा आया, यही दिन जो आज का दिन है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताऊँ कि मेरे ऊपर कुछ इल्ज़ामात लगाए गए। और वो क्यों लगाए गए, क्योंकि लोग मुझे ना अक्सर कॉल्स करते हैं। मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना देती हूँ। लोग मुझे पूछते हैं आखिर आपको इतनी ज़्यादा क्यों जिसे कहते हैं ना तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, उसकी रीज़न क्या है और ख़ास तौर पे यूट्यूबर्स को आपसे क्या मसला है। तो यूट्यूबर्स को बेसिकली मुझसे 2 मसले हैं और वो मसले भी मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन मैं शुरू करूँगी पहले दिन से कि कैसे परी से मिली और क्या-क्या कुछ हुआ और कैसे मेरे दुश्मन बनते गए और उन्होंने मुझ पे क्या-क्या इल्ज़ामात लगाए और उन इल्ज़ामात के क्या-क्या जवाबात हैं, ये सारी चीज़ें। देखिए, जो आम अवाम होते हैं ना, वो ख़ास तौर पे पाकिस्तानी, वो बड़े इमोशनल फूल हैं। वो बेचारों को पता तो होता नहीं है, वो समझते हैं कि यूट्यूब पे बैठ के जो भी वीडियो बना रहा है, वो सच्चा ही होगा। उनको ये नहीं पता कि लोग सबसे ज़्यादा झूठ यहीं पर बैठ के बोलते हैं। बहरहाल, ये तो हर किसी का अपना-अपना फ़ेल है। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताऊँ कि मेरा परी से कब मेरी मुलाकात हुई। तो पहली मुलाकात मेरी तब हुई कि पहले मैंने इसके जो जेठ हैं यानी कि शबीर, उनका मैंने इंटरव्यू किया। और उसके बाद मेरे एक कलीग हैं, उन्होंने भी इंटरव्यू किया। लेकिन मेरे और उनके इंटरव्यू में एक फ़र्क था। फ़र्क ये था कि मैंने जो इंटरव्यू किया था, वो किया था वॉइस पे यानी कि कॉल के थ्रू। और उसमें उनकी विजुअली मैंने उनका इंटरव्यू नहीं किया था। और जो मेरे कलीग थे उन्होंने विजुअली उनका इंटरव्यू किया था। तो हुआ ये कि जब मैंने वो इंटरव्यू अपलोड किया, तो बीच में बहुत सारे इस तरह के लोग होते हैं जो नए-नए शोषे छोड़ते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ लोगों ने लिखा, हम कैसे मान लें कि ये आवाज़ जो है ये शब्बीर की ही है, आपने हमें तस्वीर तो दिखाई नहीं, आपने शक्ल तो हमें दिखाई नहीं। इस तरह की बातें लोगों ने की, तो मैंने इग्नोर किया। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा काम है कि मैं सच्चाई के साथ अपना काम करती रहूँ। उसके बाद क्या हुआ कि इत्तेफ़ाक से हमारे कोलीग हैं, वो इंटरव्यू कर रहे थे शब्बीर का। और उनकी मुझे कॉल आई और उन्होंने मुझे कहा कि इस वक्त हम फ़लाँ-फ़लाँ जगह पे बैठे हुए हैं, रात के तकरीबन कोई 12 बजे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और शब्बीर का इंटरव्यू कर रहे हैं, तो आपको भी करना है तो आके कर लें। मैंने उनसे कहा कि मैं अब इंटरव्यू लेकर क्या करूँगी, सारे सवाल तो मैं पूछ चुकी हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आपने ना वॉइस पे उनका इंटरव्यू किया था, आप विजुअली करें। तो मैंने अपने घर वालों से, अपने हस्बैंड से ज़िद की कि आप मुझे लेकर चलें। खैर बहरहाल मैं वहाँ चली गई और मैंने जाके इंटरव्यू नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा नहीं कि मैं वो बातें दोबारा दोहराऊँ जो मैं पहले कर चुकी हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि आप से मिलवाएँ और मैं उसका इंटरव्यू करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये वो 20 दिन थे जब कोर्ट ने
अपने शौहर के साथ जाने की इजाज़त दी थी। और जब ये बहुत ज़्यादा भाग रहे थे और ये सब कुछ हो रहा था, बेचारे घबराए हुए थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। तो मैंने उनको खैर इस बात पे मना लिया और मैं साथ चली गई। और जब मैं गई तो मेरे साथ और भी कुछ यूट्यूबर्स थे जिन्होंने मुझसे कहा कि भई हम भी साथ जाना चाहते हैं। तो मैंने दिल में सोचा कि मुझे अकेले वाक़ई नहीं जाना चाहिए, ठीक है, ये लोग भी जाएँ, ताकि जितने लोगों का नैरेटिव जाएगा उतने ही लोग उसका इंटरव्यू कर सकेंगे। बहरहाल मैं गई और तकरीबन 2-3 घंटे तक मैं उसके साथ बैठी रही, बातचीत करती रही। बाकी जो यूट्यूबर्स थे वो मेल हज़रात थे, मर्द थे, वो तो बाहर लॉन्च में बैठे हुए थे। मैं उसके बेडरूम में चली गई क्योंकि मैं एक लड़की थी, तो मैं उसके साथ अंदर जाके बातचीत करती रही कि उसको मुझसे ये डर लग रहा था कि ये भी एक यूट्यूबर है और ये भी मेरे साथ वो सलूक ना करे जो बाकी यूट्यूबर्स कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ उसको मुझ पे ट्रस्ट भी था क्योंकि मुझे लगा कि शायद मुझे अपना तारुफ़ करवाना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। लेकिन उसने मुझे कहा कि मैं आपको जानती हूँ और आपको इस तरह से जानती हूँ कि मैंने आपके सारे वीडियोस देखे हुए हैं। और उसने ये भी कहा कि जब दूसरे यूट्यूबर्स हमारे ऊपर इस तरह का गंद बकते हैं, हमें गैंग बुलाते हैं, हमें ये सब कुछ करते हैं, तो हमें बड़ी तकलीफ़ होती है और इनकी वजह से हम बहुत बड़े ट्रबल में हैं। तो मैंने उससे प्रॉमिस किया, मैंने उससे कहा कि देखो तुम अपना नैरेटिव दो, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि जिस तरीके से भी तुम बात करना चाहोगी मैं उसी तरीके से लोगों तक पहुँचाऊँगी। मैं उसमें कोई हैंकी-बैंकी नहीं करूँगी तुम्हारे साथ, जानबूझ के जो कुछ लोग कहते हैं ना सख्त सवाल नहीं किए। मैंने हर तरह का सवाल किया, सिर्फ़ एक तरीका होता है बात करने का, ये नहीं होता कि आपने अगले के मुँह पे थप्पड़ मार देना होता है या आपने बदतमीज़ी करनी होती है। दूसरा ये कि लोगों को क्यों लग रहा था कि सख्त सवाल होने चाहिए, क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि वो किसी गैंग के पास है। लोगों को लग रहा था कि वो किसी खुदा न ख़ास्ता जिसे कहते हैं ना, किसी नशे के ज़ेर असर है, जबकि मैं तो सब कुछ देख चुकी थी, अपनी तसल्ली कर चुकी थी, इसलिए मैं उसके साथ सख्त नहीं हो सकती थी, रिजिड नहीं हो सकती थी। मुझे साफ नज़र आ रहा था कि एक सिंपल लव मैरिज है। वहीं पे मेरी उसके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती भी हो गई, उसने मुझे आपी भी कहना शुरू कर दिया और दोनों ही ज़हीर और उसकी जो बीवी है अहलिया, दोनों ही मेरे साथ बड़े अच्छे तरीके से बातचीत करना शुरू हो गए। उसके बाद फ़ोन पे मेरी मतलब डेली बातचीत होने लग गई और जब भी कोई मैं यूट्यूब पे वीडियो देखती थी, तो मैं फ़ौरी तौर पे उसको कहना शुरू हो जाती थी कि आज आप लोगों के बारे में ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। लेकिन इसके बीच में आपको ये बता दूँ कि जब मैं उसका इंटरव्यू करके आई, तो रातों रात मेरा इंटरव्यू जो है वो 25 लाख लोगों ने देख लिया। अगले दिन जो सारा मीडिया है वो मेरे इंटरव्यूज़ कर रहा था और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया। वो मुझसे 2 चीज़ें चाहते थे। नंबर 1, वो मुझसे चाहते थे कि मैं परी का कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो उन लोगों के साथ शेयर करूँ और दूसरा वो ये चाहते थे कि मैंने वहाँ पर जाकर उनके घर में क्या देखा, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, मैं वो भी लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मैंने अपना नैरेटिव तो लोगों के साथ शेयर कर दिया, जो-जो कुछ मैंने देखा था मैंने सब कुछ बताया और ईमानदारी से बताया। जहाँ तक परी का नंबर देने की बात थी, तो मैंने परी का नंबर भी सबको ईमानदारी से दिया। लेकिन हुआ क्या कि वो यूट्यूबर्स जब राब्ता करते थे, तो उनको आगे से जवाब मिलता था ना। उनको जवाब ये मिलता था कि हम आप पे ट्रस्ट नहीं करते, उनको जवाब मिलता था हम आपसे बात नहीं करना चाहते, उनको जवाब मिलता था कि आपने हमारे बारे में ये कुछ बोला है, तो हम जो है ना आपको इंटरव्यू नहीं दे सकते। ऐसी सूरत-ए-हाल में जब सारे यूट्यूबर्स ने ये देखा कि एक वाहिद ज़ुनैरा माहम है, जो उनके घर भी जा रही है, उनसे बातचीत भी कर रही है, उनको फ़ोन कॉल पे भी ले रही है, उनका इंटरव्यू भी कर रही है, इसके पास तो आ गया है कंटेंट, हमारे पास तो कंटेंट नहीं है, अब हम क्या करें? क्योंकि मैं आपको शर्त लगा के कहती हूँ कि आज तक जितने भी यूट्यूबर्स ने आपको जो-जो कुछ भी परी और उसके ज़हीर के बारे में बताया है, वो सारे के सारे आज तक उनसे मिले ही नहीं है। उस परी से मिले ही नहीं है। जब कोई इंसान किसी को मिला ही नहीं है, तो वो उसके बारे में जो मर्ज़ी गंद बकता रहे, जो मर्ज़ी बकवास करता रहे, किसी को क्या कहा जा सकता है? लेकिन मैंने क्या करना शुरू कर दिया? मैंने ये करना शुरू कर दिया कि जो-जो झूठ बोलता गया, मैं लोगों को सच बताती गई। दूसरी तरफ से झूठ आता रहा, मेरी तरफ से सच आता रहा। पहले मैं बिल्कुल अकेली थी और बाद में मेरे साथ एक कारवां बन गया। बेशक हम 4 हैं, 5 हैं या 6 हैं। अगर हम 6 हैं तो हम 60 पे भारी हैं, अगर हम 4 हैं तो हम 40 पे भारी हैं। अब ऐसी सूरत-ए-हाल में कुछ बड़े-बड़े जो नाम थे, उन्होंने मुझसे राब्ते करने शुरू कर दिए क्योंकि पहले वो उस परी के लॉयर से राब्ता करते रहे और उसको कहते रहे कि जनाब हमें कॉन्टैक्ट करा दें, हमें इंटरव्यूज़ करवा दें, ऑफ द रिकॉर्ड बातें भी करते रहे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो राब्ता नहीं कर रहे, तो सब ने मुझे रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अब देखिए, मैं किसी को मार के तो ज़बरदस्ती मनवा नहीं सकती। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मुझे इकरार भाई ने फ़ोन किया, इकरारुल हसन ने, और उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरी उनसे मुलाकात करवा दें, मैं उनकी सुलह करवा दूँगा। मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं उनसे बात भी करूँगी, मैं उनको आपका मैसेज भी दूँगी और मैंने उनको स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए कि देखिए मैंने आपका मैसेज आगे पहुँचा दिया है। अब इसमें मेरी क्या गलती है? जब एक बंदा मुझे रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरी उनसे मुलाकात करवाओ, मैं एक मीडिएशन का रोल प्ले करना चाहता हूँ।
मैं उनका मैसेज ईमानदारी से आगे पहुंचा देती हूँ, लेकिन आगे से जो जवाब आता है वो ये आता है कि हमें इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि इनका भी मसलक वो है जो हमारे वालिद का मसलक है, और दूसरा ये कि हम तक कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी पहुंची थी कि वहाँ पर इन्होंने प्लान किया हुआ है, मुबैना तौर पे मैं वर्ड बोल रही हूँ, इन्हीं की टीम के एक बंदे ने कॉल करके लॉयर को बताया था कि इन्होंने ये प्लान किया हुआ है कि ये सुलह नहीं करवाना चाहते, बल्कि वहाँ पर अपने कुछ प्लांटेड लोगों को खड़ा करके तमाशा क्रिएट करना चाहते। कैमरे ऑन होंगे और कहा जाएगा, ऑडियंस को, लोगों को पागल बनाया जाएगा कि देखिए ऑडियंस, ये लड़की है और ये यहाँ से बाजियाब हम करवा रहे हैं, और खुदा न खास्ता यहाँ पे गैंग ही था। जब ये बात उस परी को और उसके शौहर को पता चली, उन्होंने इनकार कर दिया, या उनके ज़हन में कोई वसवसा था, या उनके ज़हन में जो भी कोई गलतफहमी थी। मैंने इकरार साहब से कहा कि मैं फिर भी आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आपके हवाले से उनको कोई गलतफहमियाँ हैं तो मैं उसको दूर करूँगी। लेकिन उन्होंने मुझे क्या कहा? उन्होंने बदले में मुझे एक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अब देखना, मैं इनको गैंग साबित करके छोड़ूंगा। मैंने उनसे कहा कि वो एक यतीम लड़का है और उसके सर पे उसका बाप नहीं है, और उसने, अगर वो गरीब लड़का, उसने शादी कर लिया है भाई, तो आप भी मेरे भाई हैं, वो भी मेरे भाई हो जैसा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? उन्होंने, ये सब कुछ मेरे पास रिकॉर्डेड है, एक एक चीज़ का मेरे पास रिकॉर्ड है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, तुम देखना अब मैं क्या करूँगा। उसकी थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ब्लैकमेल इन द सेंस, मैं क्यों कह रही हूँ, उन्होंने मुझे कभी मेरी तस्वीरें सेंड करना शुरू कर दी, तो कभी मुझे कहना शुरू कर दिया तुम मॉडलिंग करती रही हो। भाई मैं हूँ मॉडल, तो मैं मॉडलिंग ही करूँगी। कभी उन्होंने मुझे ये कहना शुरू कर दिया कि मेरे फ़ोन में तुम्हारा जो नंबर है वो तुम्हारे इस नाम से सेव है। मेरे हस्बैंड का नाम साथ में उन्होंने बोला। तो उन्होंने कहा कि ये क्यों सेव है? मैंने उनको नहीं बताया कि ये मेरे हस्बैंड का नाम है। मैं खामोश रही, इसलिए कि मैं उनको अपने हस्बैंड के साथ ही बेसिकली मिलने के लिए गई थी, और वो शायद ये बात भूल चुके थे। इसलिए मैंने सोचा कि ये जो भी समझ रहे हैं इनको समझने दो। खामोश रही मैंने कोई बात नहीं की। फिर उसके बाद उन्होंने हर तरह से मुझे प्रेशराइज़ करने की कोशिश की, जो कि पूरा एक रिकॉर्ड का हिस्सा है, और मेरी तरबियत इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं देती कि मैं उनकी पर्सनल चैट आप लोगों को दिखाऊँ। लेकिन मैं बता इसलिए रही हूँ कि मेरे पास एक-एक चीज़ का सबूत है। तो जब उन्होंने देखा कि ये बिल्कुल भी दबाव में नहीं आ रही, तो उन्होंने मुझे धमकियाँ इन द सेंस कि मुझे ये कहना शुरू कर दिया कि मैं इनको गैंग साबित करके छोड़ूँगा, और देखना अब मैं क्या करता हूँ। मैं चुप कर गई। फिर फ़जर का टाइम हुआ, तो फ़जर के टाइम मुझे उनके मैसेजेस आए कि मेरे दिल में एक वो आ गया था, बुरी फीलिंग्स आ गई थी, ये था, वो था, तो अल्लाह ताला मुझे इस नेगेटिविटी से बचाए। मैंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह ताला आपको माफ़ करे और हमें भी माफ़ करे। लेकिन कुछ देर के बाद उनकी टीम के कुछ लोगों ने मुझे बताया कि वो अब आपकी प्रॉपर कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे, और उसके लिए उन्होंने अपने कुछ कारिंदों को छोड़ा हुआ है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने किया या करवाया। उसके बाद एक यूट्यूबर्स का जत्था मिलकर मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन करना शुरू हो गया। मेरे ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए, ज़रा वो भी मुलाहिज़ा फरमाएँ। सबसे पहले मुझ पे इल्ज़ाम लगाया गया कि ज़ुनैरा माहम जो है वो आखिर इन लोगों का, एक गरीब फैमिली का साथ क्यों दे रही है? आज के दौर में तो कोई अल्लाह की रज़ा की खातिर किसी का साथ नहीं देता। तो अगर ये साथ दे रही है तो डेफ़िनेटली इसका बीच में कोई मुफ़ाद होगा। अब वो मुफ़ाद जो है ना, उसको ढूँढने के लिए सर तोड़ कोशिशें की गई कि कोई इसका वीक पॉइंट मिले, क्योंकि आखिर ये मीडिया पर्सन है, इसने एक्टिंग भी की है, इसने मॉडलिंग भी किया है। हमें इसके डिपार्टमेंट से कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिले कि जो हम लोग जो है ना वो लोगों को दिखा सकें। जब सारी चीज़ें खंगाल ली गई ज़मीन से लेके आसमान तक, तो कुछ नहीं मिला। और जब देखा कि इस लड़की ने तो बहुत शफ़ाफ़ तरीके से काम किया है, तो अब हमारे पास कोई सबूत तो है नहीं, तो अब हम करें क्या? तो अब हम करते ये हैं कि अब हम कैरेक्टर असैसिनेशन इस तरह से करते हैं कि झूठी बातें बताते हैं, क्योंकि जब हकीकत में कोई चीज़ नहीं होती, तो फिर उसको झूठ बना के बताया जाता है। अब ये मैं स्पेसिफ़िकली इकरारुल हसन के लिए नहीं, मैं डिफरेंट यूट्यूबर्स की बात कर रही हूँ, जो पूरा एक जत्था मेरे पीछे पड़ गया। अब इस जत्थे में एक साइड पे थी ख़वातीन और एक साइड पे थे मर्द हज़रात। मैं समझती थी कि शायद ख़वातीन ही ज़्यादा इमोशनल होती हैं या वो इस तरह की हरकतें करती हैं, लेकिन मर्द हज़रात ने भी कहाँ पीछे रहना था। अब ख़वातीन जो यूट्यूबर्स थीं, उनको मैंने कॉल्स की, उनको मैंने बताया कि भई आप लोग गलत रिपोर्टिंग कर रहे हो, आप लोग ऐसा मत करो, आप लोग क्यों एक फ़ैमिली के लिए जो है ना, लोगों को भी आपने हिजान में मुब्तला किया हुआ है। लेकिन उन्होंने तो हमें साफ़ कहा, सब यूट्यूबर्स ने मुझे साफ़ कहा, भई हमें व्यूज़ चाहिए और तुम हमारे रास्ते में ना आओ, और तुम हमारे रास्ते में आ रही हो और आ गई हो, और हम तुम्हें ये सब कुछ करेंगे। मैं खामोश हो गई। मैंने सोचा कि अगर कोई मेरे ऊपर झूठ बोलेगा, बहतान बाँधेगा भी, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। अब देखें जी, मेरे बारे में किस तरह की बातें की गई। मुझ पे इल्ज़ाम लगाया गया कुछ लोगों की तरफ से कि मेरी 4 शादियाँ हुई हैं। मेरा निकाह उस वक़्त हो गया था जब मैं फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ती थी, और उसके बाद मेरी रुखसती हुई, और मेरी सिस्टर्स का भी निकाह जो है बहुत छोटी-छोटी एज में हो गया।
और ये जितने भी मेरे जानने वाले लोग हैं, जितने भी मेरे कलीग्स हैं, जिन्होंने भी मेरी शादी की दावत खाई है, सबको पता है मेरे बारे में। जब ये बात हुई तो मैं ना बड़ी डिस्टर्ब हुई, बड़ी तकलीफ़ में आई मैंने अपने हस्बैंड से बात की। मैंने कहा देखें कि ये जो मेरे बारे में बात की जा रही है कि मेरी 4 शादियाँ, खुदा न खास्ता लोगों को तो नहीं पता, लोग तो इस बात पे यकीन कर लेंगे, जो सादा लोग हैं, जो आम लोग हैं। मेरे इन-लॉज़ ने, सलाम है उनको, मेरे हस्बैंड को सलाम है, जिन्होंने ये कहा कि अगर आपके बारे में ये बातें की जा रही हैं ना, तो जब कोई इंसान फ़ेमस हो रहा होता है या होता है, तो लोग उसके बारे में बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। मेरे हस्बैंड ने कहा कि इस वक्त हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको कोई नहीं बख्श रहा। तुम नवाज शरीफ को देखो, कौन कौन से इल्ज़ाम आते हैं जो उनके ऊपर नहीं है। तुम इमरान खान के ऊपर देखो, कौन कौन से इल्ज़ाम आते हैं जो उनके ऊपर नहीं है। बड़े बड़े वुज़रा एक दूसरे को नोटिस भेज रहे हैं डेफेमेशन के। तो जब वो इस तरह के वजारतों पे बैठकर इन इल्ज़ामात से नहीं बच सकते, हत्ता कि जरदारी साहब जो सदर थे तो उनके ऊपर भी इल्ज़ामात लगे बहुत घिनौने किस्म के। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम्हें ना बस ईमानदारी से अपना काम करना है, हमें पता है कि तुम कौन हो, क्या हो, तो तुम इस बात को छोड़ दो। अच्छा जी, मैं खामोश हो गई। 4 शादियों के बाद इल्ज़ाम लगा दिया कि मेरी सास के ऊपर कि जी खुदा ना खास्ता वो कोई ऐसी खातून है जो लड़कियां बेचने में मुलव्वस रही हैं। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह भला करे उनका, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उस दिन टेंस थी कि चलो मेरी हद तक तो ठीक है, लेकिन ये क्या सोचेंगी। अच्छा, फिर कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए इंतहा कर दी गई और ये कहा गया कि ज़ुनैरा माहम बेसिकली जो ज़हीर की जो फैमिली है, इसको आज से नहीं जानती, इसको जानती है कब से, 12 सालों से। अच्छा जी, 12 साल पहले तो मैं स्कूल पढ़ती होंगी, तो आपने मुझे गैंग के साथ बना दिया। यानी कि जैसे आपने उस लड़की को, आपको याद होगा परी ने जब मेरे इंटरव्यू में आकर ये बात की थी कि जब लोग हमारे बारे में इस तरह की बातें करते हैं तो मैं और मेरा शौहर बैठ के हंस रहे होते हैं, क्योंकि लोगों को एक हिजान में मुब्तला किया गया है, उनको यकीन दिलाया गया है कि खुदा ना खास्ता वाकई ये कोई गैंग है। अच्छा, मेरे बारे में ये बात की गई कि जी आज से 12 साल पहले से ये इसको जानती थी, और इसकी जो वालदा है ज़हीर की, वो फिर मेरी वाली सास से हट के उनका नाम रख दिया, स्वीटी आंटी, गुलाब आंटी। और उनका नाम रख के वो एक ऐसी खातून है। मैं आम लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं आम लोगों से कह रही हूँ कि हक़ाइक़ जानने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी जाएं और वहाँ जाके नूर बीबी उनका नाम लें और जाकर लोगों से पूछें कि उनकी क्या रिप्यूट है और क्या वो ऐसी कोई खातून है जो सरकारी मुलाजमा है और इस वक्त भी वो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी नौकरी सर अंजाम, अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं। अच्छा जी, फिर मैंने अपनी फैमिली से बात की। उन्होंने कहा कि तुम्हें इस तरह की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम अपना काम करती रहो। मैं फिर भी अपना काम करती रही और मैं पीछे नहीं हटी। अब ये जो एक्सट्रीम किस्म की कैरेक्टर असैसिनेशन की गई है, क्यों की गई? इसलिए कि ये एक फ़ीमेल है, एक लड़की है, इसको डराओ, ये भाग जाएगी। मुझे कुछ लोगों ने कॉल्स करके कहा, जो मैं इदारों को दे चुकी हूँ, कि भई हमने तो फ़लाँ-फ़लाँ सन में फ़लाँ-फ़लाँ एंकर को पागल करके छोड़ा था। जब वो पागल हो सकती है तो तुम पागल नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी मैं सच बोलती रही, क्योंकि मैं जब भी कोई बात करती थी। अच्छा, फिर क्या किया गया? अभी मुहर्रम चल रहा है, तो मुहर्रम के मंथ में मेरे हस्बैंड की का वीडियो लेकर, उनकी वॉइस को लेकर, उसको थोड़ा बहुत टेम्पर करके एक वीडियो चलाया गया कि खुदा न खास्ता अल्लाह माफ़ करे कि उन्होंने कोई गुस्ताखी की है। यानी यहाँ तक लोग गिर गए, इस हद तक गिर गए कि मतलब कोई कसर ना छोड़ी जाए। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेरे आईडी कार्ड्स को जाली तरीके से बना के, जो असली था उसको नकली दिखाया, जो नकली था उसको असली दिखाया। मेरे फेक जो हैं पासपोर्ट्स दिखाए गए, जो कि मेरे थे ही नहीं। मेरे पासपोर्ट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो काफ़ी अरसे से मेरा पासपोर्ट जो है ना वो एक्सपायर है, और वहाँ पे देखा तो डेट्स भी सही नज़र आ रही हैं और वहाँ पे सन भी बदल चुके हुए हैं, वहाँ पर कुछ चीज़ें भी बदल चुकी हुई हैं जिनको फ़ोटोशॉप कर दिया गया। और कुछ लोगों ने तो इतने पक्के मुंह से झूठ बोले कि मतलब यकीन करें कि सुनने वाले को ऐसा लगे कि झूठा सच्चा और सच्चा झूठा है। मैंने क्या किया, मेरी हो गई जी बस। मैंने कहा कि अब बस, मैंने सिर्फ 2 लोगों के ख़िलाफ़ फ़िलहाल एफ़आईए में एप्लीकेशन दी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं। और मेरे बारे में फिर नया प्रोपेगेंडा शुरू हुआ और कहा गया कि ज़ुनैरा माहम जो है, इसको तो एफ़आईए के लोगों ने एंटरटेन ही नहीं किया। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मुझे अभी कल भी वहाँ से कॉल आई कि आप आ जाएँ, और मैं नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि मुझे अपने लॉयर के साथ जाना था। मेरे लॉयर जो है वो अहले तशी हैं।
ये सिर्फ जाफरी साहब की बात नहीं मैं करी, मेरे दूसरे वाले लॉयर भी जो हैं अहले तशी हैं, और ज़ाहिर बात है कि मुहर्रम का एहतराम है, तो मैंने उनसे कहा कि मैं 10 मुहर्रम के बाद आऊँगी। जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर मैं जितने भी लोगों ने इस तरह की चीज़ें की हैं मैंने वो सब बता दी हैं। अच्छा, मेरे बारे में यहाँ तक प्रोपोगंडा किया गया कि कहा गया कि ज़ुनैरा माहम के जो फादर हैं वो कोई गार्ड हैं। अच्छा जी, जिनके वालिद गार्ड होते हैं क्या वो लोग इज़्ज़तदार नहीं होते, या कोई गरीब होते हैं वो इज़्ज़तदार नहीं होते? अगर ज़हीर की वालदा दर्जा चहारम की मुलाज़मा है तो क्या हम उनकी इज़्ज़त नहीं करते? मैं उनकी इज़्ज़त की खातिर ही खड़ी हूँ। अगर मैं किसी गार्ड की बेटी होती तो मैं और ज़्यादा फ़ख्र करती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक वेल ऑफ फैमिली से हूँ। जब मैंने ये लोगों को बताया कि मेरा ताल्लुक आर्मी बैकग्राउंड से है, तो मैं लोगों को ये बताना चाहती थी कि मेरा बैकग्राउंड क्या है। लेकिन वहाँ पर भी कहा गया कि अच्छा, ज़ुनैरा माहम ने कहा कि मेरा आर्मी फैमिली से ताल्लुक़ है, तो मतलब ये आर्मी की धमकियाँ दे रही है। सुभान अल्लाह! यानी कि हर एक बात को गलत तरीके से इसलिए पेश किया गया, उसकी 2 रीज़न्स हैं। जब भी किसी यूट्यूबर को मैंने पूछा पर्सनली कॉल करके या उसने मुझ तक कोई मैसेज पहुँचाया, तो 2 गिले मेरे सामने आए। सबसे पहला गिला इस वक़्त तमाम यूट्यूबर्स को मुझ पे क्या है कि जी हम सब ने मिलकर झूठ बोला हुआ है कि ये गैंग है और ये गैंग के पास थी लड़की, इसको नशे के इंजेक्शंस दिए गए हैं, इसको टीके लगाए गए हैं, इसको ये किया गया है, इसको वो किया गया है। तो अब सबको अंदर से पता है कि ज़ुनैरा सच्ची है और हम सब झूठे हैं। अब ये केस जो है ना, ये मैक्सिमम भी अगर चलेगा ना तो 1 महीना चल जाएगा, बड़ी हद है। यानी कि अगस्त के अंदर-अंदर इंशाल्लाह ताला ये फ़ैसला हो जाएगा। अब इस पे बहुत बड़े-बड़े नामों को माँगनी पड़ेगी माफ़ी। अगर वो माफ़ी नहीं भी माँगते तो वो लोगों की नज़र में गिर जाएँगे। अब उनको पता है कि इससे पहले कि हम लोगों की नज़र में गिरें और लोग हमें जूते मारें, क्यों ना हम ऐसा करें कि ये जो बंदी है, जो रिपोर्ट कर रही है, हम इसी को इतना गंदा करें, इसी के ऊपर इतने गंदे इल्ज़ामात लगाएँ कि कल को जब केस जीत जाएँगे तो ये जीत का जश्न ना मना पाए। ये लोग कहें कि हाँ जी भई, इसने तो उनका साथ इसलिए दिया था क्योंकि ये 12 साल से उनको जानती थी। हाँ जी भई, इसने तो उनका साथ इसलिए दिया था क्योंकि ये लड़कियाँ उनके साथ मिलके बेचती थी। हाँ जी भई, ये तो वो गुलाब आंटी और पता नहीं कौन-सी स्वीटी आंटी के साथ मिली हुई थी, खुदा ना ख़ास्ता। अल्लाह गर्क करे ऐसे लोगों को। आज के दिन मैं ऐसे लोगों को बद्दुआ दे रही हूँ। जिसने भी मुझ पे बहतान बाँधा, जिसने भी देखें, जिसने मुझ पे तनकीद की, मैंने उसको माफ़ किया। जिसने मेरे पॉइंट से डिसएग्री किया, मैंने उसको माफ़ किया क्योंकि वो उसका राइट है। देखें, आप कह रहे हैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू, मैं कह रही हूँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा फ़र्ज़ है कि या तो मैं अपने पॉइंट पे आपको ले आऊँ या मैं आपके पॉइंट पे एग्री हो जाऊँ या मैं अपने सबूत आपको दूँ, ये बात तो ठीक है। लेकिन जिसने बहतान बाँधा, जिसने झूठ बोला, जिसने मेरे टेम्पर्ड डॉक्यूमेंट्स दिखा के दावे किए कि ये सच्चे हैं, जिसने कहा कि हम इस यहाँ तक मैं आपको बता दूँ कि एक गलीज़ इंसान ने मेरे बारे में एक जगह पर बैठकर प्लानिंग की, और जिस जगह पर बैठकर वो प्लानिंग कर रहा था उस प्लानिंग की वीडियो भी मेरे तक आ चुकी है। मैंने उसे अपने कानों से सुन लिया, मैंने इदारों को देनी है। मेरे बारे में प्लानिंग ये हुई कि अहले तशियों की 20-21 फैमिलीज़ को मनाया गया इस बात पे, जिसमें अहले तशी ज़्यादा लोग थे, कि वो मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन इस तरह से करेंगे कि वो कहेंगे कि हाँ हम इसको जानते हैं, इसका ये बायोडाटा है, ये फ़लाने सन में फ़लाँ लड़की बेचते हुए पकड़ी गई, फ़लाने सन में इस पे एफआईआर हुई। जबकि उनको इतना ही नहीं पता कि वो अपने पैरों पे कितनी बड़ी कुल्हाड़ी मारने वाले थे कि वो किसी शख्स के पीछे लग के इस तरह की बात कर देते। वैसे ही जैसे एक खातून को इस्तेमाल किया गया, एक खातून आई और उसने नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, कि उसने कहा कि मेरे शौहर के साथ इसके ताल्लुकात थे, यानी मुझे गंदा करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। चलो बीबी, तुम मुझे तो जानती नहीं हो, मेरे ऊपर तो तुमने इल्ज़ाम लगा दिया, लेकिन तुमने अपने मरे हुए शौहर को, जो बकौल तुम्हारे, क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं कि तुम्हारा शौहर ज़िंदा या मरा हुआ है, लेकिन अगर तुम्हारा शौहर वाकई मर गया है बकौल तुम्हारे, तो तुमने तो उसको आज मार दिया, क्योंकि तुमने उसके साथ ताल्लुकात बना दिए। तो लोग उसको कैसे याद करेंगे? लोग तो उसको इसी तरह याद करेंगे, लोग तो उसके ऊपर यकीन कर लेंगे। तो जिसने बहतान बांधा, देखें मेरे पास 2 तरीके थे। एक तरीका ये है कि मैं रोज़ हर एक कुत्ते से मुराद है कि जिसके मुँह पे कुत्ता बंधा हुआ है उसको जवाब दूँ, और फिर ये हो कि उसको अगले 4 वीडियोज़ का मौका मिले। मैंने ये नहीं किया, मैंने इदारों से राब्ता किया। और आज मैं आपको एक बात बता दूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खा कसम खा के और ये कलमा पढ़ के, जिस कलमे के ऊपर हमारे दीन की बुनियाद है, मैं खा के कहती हूँ कि मेरे बारे में जो इन्फॉर्मेशन आज तक आपको लोगों ने दी है वो झूठी है। आगे आपकी मर्ज़ी है, यकीन करें ना करें, लेकिन वो झूठी है और वो सच्ची नहीं है।
और मैं थ्रू प्रॉपर चैनल इस पे काम कर रही हूँ। थ्रू प्रॉपर चैनल का मतलब ये है कि किसी ने बहतान बांधा तो जाके उसको थप्पड़ मार दिए, उसको जूते मार दिए, ऐसा काम नहीं करूँगी, मैं पक्का काम करूँगी। और एक बात मैं उन लोगों के नाम एक पैगाम जारी करना चाहती हूँ कि जो लोग बहतान बांधते हैं, अल्लाह ताला माफ़ करे, हमारे साथ जाफरी साहब बैठते हैं, यहाँ तक उनके ऊपर बहतान बांधा गया कि ये जो प्रोग्राम में बैठे होते हैं खुदा न खास्ता ये ड्रंक होते हैं। भाई जो कोई इंसान भी शराब पीता है या कोई इंसान स्मोकिंग करता है, मेरी नज़र में तो वो भी हराम काम करता है। हालांकि स्मोकिंग तो हमारे लोग आम करते हैं, लेकिन मैं उसको भी हराम कहती हूँ। लानत है उस शख्स पे जो नशा करता है, जो शराब पीता है, जो मंशियात का इस्तेमाल करता है। लानत है उस इंसान पे जो जानी है। लानत है उस इंसान पे कि जो खुदा न खास्ता शॉर्टकट इस्तेमाल करके कहीं आगे आता है। लेकिन ये सब चीज़ें मुझे बर्दाश्त करनी पड़ी सिर्फ एक गरीब फैमिली की आवाज़ बुलंद करने पे। मुझे यहाँ तक भी तनकीद का निशाना बनाया गया कि एक लड़का जो 21 साल का है उसको क्यों कहती है ये यतीम है। तो क्या वो यतीम नहीं है? यतीम वो होता है जिसके सर पे उसके बाप का साया नहीं है, उसकी बेवा माँ जो है वो एक अकेली यहाँ पर वो शब्बीर के बच्चों के साथ, छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, उनके साथ वो रह रही है। क्या मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता कि मैं हुसैनियत का रास्ता इख्तियार करूँ या मैं यजीदियत के साथ? देखें, जब दज्जाल ने आना है ना, सारी दुनिया ने दज्जाल की तरफ हो जाना है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी होकर भी उनके साथ चंद एक लोग होंगे, गिनती में 5 या 6, और वो जंग जीत लेंगे। तो मैं उस वक्त सोचा करती थी कि लोग इतने पागल कैसे होंगे कि वो दज्जाल की साइड पे चले जाएंगे, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का साथ नहीं देंगे। वो चीज़ें हमें आज के दौर में, मुझे अब ये केस को रिपोर्ट करके पता चल रही हैं कि सच्चाई का साथ देना और सच्चाई के साथ चलना कितना मुश्किल काम है। वो लोग जो मुझे जानते ही नहीं हैं, उन्होंने भी मेरे ऊपर इंसाइक्लोपीडिया पेश कर दिया। उन्होंने मेरे माँ बाप का हसब नसब ऐसा करके बताया कि उनको पता ही नहीं है कि मैं किस फैमिली से हूँ। उन्होंने मेरे इन लॉज के ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर पता नहीं कौन कौन से बहतान बांधे। लेकिन उनके नाम मेरा ये पैगाम है कि आप क्या समझते हैं कि इतनी ज़्यादा कैरेक्टर असैसिनेशन करके आप लोग मुझे डराएंगे और मैं डर जाऊंगी? मैं सच बोलना छोड़ दूंगी? और एक और बात, मेरे बारे में कुछ यूट्यूबर्स ने बड़ा इजी लिया मुझे, और उन्होंने कहा कि ज़ुनैरा माहम जो कहती है ना कि मैं इदारों को रिपोर्ट करती हूँ। देखिए, मैं अकेली इदारों को रिपोर्ट नहीं कर रही, जितने भी हमारे सहाफ़ी हजरात हैं वो इदारों को रिपोर्ट करते हैं। और जब हमें उन इदारों से कॉल्स आती हैं, हमसे पूछा जाता है कि हाँ जी भाई, ये जो आपने कहा इसका सबूत कहाँ है, ये क्या है, ये कैसे है, तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उनको दें। अगर तो हम झूठा कंटेंट बनाएंगे तो हम तो डर के मारे कब के भाग चुके होते। लेकिन हम डरने वालों में से नहीं हैं। हम जब तक कोई बात कंफर्म नहीं होती, देखिए गलती हो जाना एक अलग बात है, लेकिन कोई चीज़ कंफर्म करके हम शेयर ना करें तो ये हो ही नहीं सकता। अब कुछ लोग मुझे बड़ा इजी समझ के, मैंने उनको देखा, किसी ने कहा कि हम तो इदारों के हमसाए हैं, हम तो सामने रहते हैं, हम तो आसपास रहते हैं, और ये ज़ुनैरा झूठ बोल रही है, ज़ुनैरा फड़े मार रही है। जबकि मैं फड़े नहीं मार रही, मेरे पास एक एक चीज़ का प्रूफ है और मेरे पास एक एक चीज़ का एविडेंस है। मुझे ये भी पता है कि इस वक्त वहाँ बैठे हुए क्या प्लानिंग हो रही है, और वो कैसे। एक सहाफ़ी जो होता है ना, उसके सोर्सेज होते हैं, उसके लिए लोग काम कर रहे होते हैं, वो उस तक पहुँचाते हैं खबरें। वो खबरें मुझ तक जब मुस्तनद ज़राए से पहुँचती हैं, मेरा फ़र्ज़ है ईमानदारी से आगे पहुँचा देना, क्योंकि मेरा प्लेटफॉर्म है सिर्फ आवाज़ बुलंद करने के लिए, सच्चाई बयान करने के लिए। लेकिन इदारों को भेजना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि कार्रवाई करना उनका काम होता है। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जिस जिसने बहतान बांधा है, जिस जिसने गलत बात की है, जिस जिसने गलत डॉक्यूमेंट्स को दिखा के सही प्रूव करने की कोशिश की है और दावे किए हैं, उसके साथ इदारे क्या करेंगे। और यहाँ पर इदारों से मुराद है, यहाँ पर स्पेसिफिकली इस जगह पर जहाँ मैं ये बात कर रही हूँ, यहाँ पे इदारों से मुराद है कि जिस जिसने जो जो किया है ना, उसका कच्चा छट्टा और उसका सारा जो इंतज़ाम है ना, वो जो दूसरों की कब्रें खोदते हैं और कहते हैं ना कब्र खुद चुकी है, बस मैयत का दफन होने का टाइम है, बस ये दफन होने का टाइम है, हम भी उसका इंतज़ार कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आप अपनी आंखों से देखेंगे। मैंने, लोगों ने मुझे बड़ी शाबाश दी, उन्होंने कहा कि मतलब मैं किसी को भी आजकल फ़ोन कर रही हूँ या किसी से भी मेरी फ़ोन पे बात हो रही है, लोग मुझे एक ही बात कर रहे हैं कि हैट्स ऑफ टू यू, तुम इतनी तनकीद कैसे बर्दाश्त कर रही हो। देखें, अगर कोई इंसान गलत हो ना और उसके बारे में इस तरह की बातें हों तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कहता मैं तो हूँ ही ऐसा। फ़र्क उसको पड़ता है जो इज़्ज़तदार होता है और जिसने कभी ज़िंदगी में ऐसा काम नहीं किया होता।
मैंने बिल्कुल शफ़ाफ़ तरीके से काम किया, ज़िंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया, अपनी फ़ैमिली को कभी शर्मिंदा नहीं करवाया, फ़ख्र से सर उठा के काम किया। मैंने इस केस से बहुत कुछ सीखा कि अब यूट्यूबर्स का मैं एक बता दूं कि उनका क्या है, उनको पता है कि भई अब अनकरीब हम ज़लील होने वाले हैं। इससे पहले कि हम ज़लील हो, हम दूसरों को ज़लील ज़लील कह के झूठ को इतनी दफ़ा बोलें कि लोगों को यकीन हो जाए, लेकिन उनको ये नहीं पता चल रहा कि हम अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। क्योंकि जो अल्फाज हम बोल रहे हैं वो कहीं पर नोट किए जा रहे हैं, जो दावे हम कर रहे हैं वो कहीं पर नोट किए जा रहे हैं, जो अल्फाज हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसको हमें सबूत देना पड़ेगा। फिर वो क्या करेंगे जिन्होंने 400-400, 600-600, 800-800 वीडियोस बना के उसके पैसे खाए हैं, हराम के पैसे खाए हैं, और वो आप लोगों की नज़र में मोतबर बने हुए हैं और आम आवाम जो है वो उनको सच्चा समझ रहे हैं। देखें, आपका कोई भी मसलक है, आप अहले तशय्युअ हैं, आप अहले सुन्नत हैं, देवबंद हैं, अहले हदीस हैं, कुछ भी हैं आप, मुसलमान तो हम सब हैं ना। लेकिन कुछ लोगों को इस हद तक उकसा दिया गया है कि लोग अब आर या पार के उसमें आ चुके हैं। लोगों को लगता है कि अगर ज़ुनैरा, जो दूसरी साइड के नैरेटिव के लोग हैं, उन्हें लगता है कि हम ज़ुनैरा की बात भी नहीं सुनेंगे, हालांकि बात सुन के फैसला करें कि बात सच्ची है या झूठी है। मैंने हमेशा कहा कि परी ने और उसके शौहर ने जो रास्ता इख्तियार किया वो गलत, घर से नहीं भागना चाहिए, लेकिन जो काम किया यानी कि निकाह, वो जायज़ था। और अगर किसी ने निकाह कर लिया है तो किसी को भी हक नहीं पहुंचता कि वो उसका निकाह तोड़वाए, बस सिंपल सी बात। और दूसरा, पहले दिन से आपको ये बताया कि इसमें किसी किस्म का कोई गैंग इन्वॉल्व नहीं है, उसके ऊपर, लड़की के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। आज मुझे एक बहुत बड़ी शख्सियत की फैमिली की कॉल आई और उन्होंने कहा कि हम भी पहले तक यही समझते थे कि ये लड़की जो है ये अगवा हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे एक फैमिली मेम्बर उस बाज़याबी में, जब वो चिश्तियाँ से बाज़याब हुई थी, उसमें शामिल थे। और जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि लड़की तो अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर रही है और इसमें कोई गैंग इन्वॉल्व नहीं है और इस पर कोई नशे के असरात नहीं है और कोई टीके नहीं है और कुछ भी नहीं है, तो हमारी आंखें खुली और उन्होंने मुझे शाबाश देने के लिए कॉल किया था। और इसके अलावा आपको याद होगा कि जिस दिन मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स के लोग आए हुए थे, 24 न्यूज़ आया था, सिटी 42 आया था, रूही आया था, मैं थी, मियाँ साहब थे, और भी लोग थे, लॉयर्स, और परी थी और उसका शौहर था, ये सब लोग जब एक रेस्टोरेंट में, आपको याद होगा, वो रेस्टोरेंट के वीडियोस लीक नहीं हुए थे, वो वीडियोस मैंने ही लगाए थे, अपने स्टेटस पे लगाए थे, व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी लगाए थे और फेसबुक पे भी लगाए थे, वहाँ से लोगों ने लिए थे। तो वहाँ पर जब सब लोग इकट्ठे हुए थे तो उस वक्त जो उस पूरे रेस्टोरेंट का अमला था, जो वहाँ के वेटर्स थे, वो सब आंखों से देख के हैरान थे और सब मेरे पास आकर मुझे कह रहे थे कि मैडम हम भी यही समझते थे। यानी कि प्रोपोगंडा करने वाले इस हद तक प्रोपोगंडा फैला चुके हैं कि एक इंसान जब अपनी आंखों से उनको देखता है तो उसको यकीन नहीं आता। और इंशाल्लाह ताला कुछ ही दिनों में ये सारा मामला आपकी आंखों के सामने भी आ जाएगा और अल्लाह ताला जो है वो उनकी खैर खैरियत भी करे और उनकी ज़िंदगी भी करे और उनके लिए आसानियाँ भी करे। अब मैं सिर्फ एक बात करना चाहती हूँ कि आप मेरे चाहे दिखाएं डॉक्यूमेंट्स, उन डॉक्यूमेंट्स में आप मुझे 400 साल का दिखाएं या 5000 साल का दिखाएं, उसे टेम्पर करें, झूठे को सच्चा, सच्चे को झूठा दिखाएं, मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन करें, मेरी 4 शादियाँ नहीं, मेरी 400 शादियाँ करवा दें, मेरे वालिद को गार्ड नहीं, आप चपड़ासी बना के पेश कर दें, आप मुझे मेरी कास्ट से नहीं किसी और कास्ट से बुला लें, मेरे फ़िरके को भी शायद आप एथिस्ट में बदल दें, आप कहें कि ये एथिस्ट है, इसका कोई मज़हब ही नहीं है, आप मुझे कुछ भी कर दें, आप मुझसे 4 लड़कियां नहीं 400 लड़कियां अगवा करवा लें, आप मेरे बारे में कुछ भी प्रोपोगंडा करें। अगर आप ये समझते हैं कि एक फ़ीमेल है और इसकी फैमिली की बस हो जाएगी और ये डर जाएगी और जिस तरह के मैसेजेस मुझे किए हुए हैं कि ये पागल हो जाएगी, हम इसको साइको करके छोड़ेंगे और इसको साइको साइको कहकर बुलाएंगे ताकि लोग इसको साइको के नाम से याद करें, हम इसके बारे में इस तरह के अल्फाज बोलेंगे, तो याद रखिएगा, जो फौजियों की औलाद होती है वो अगले मोर्चे पे जाकर लड़ना जानती है। मैंने आप लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन से डरना नहीं है, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी इस मुल्क में रहना है, मैंने यहाँ पे काम करना है। जो लोग आज मुझे गलत समझ भी रहे हैं, वक्त साबित कर देगा, उनकी क्रेडिबिलिटी भी और मेरी क्रेडिबिलिटी भी वक्त साबित कर देगा, उनकी क्रेडिबिलिटी भी और मेरी भी, और वक्त साबित करेगा सब कुछ, क्योंकि हमने कहीं नहीं जाना, हमने यहीं पे रहना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा होगा एक पार्टी को सपोर्ट करने वाले दूसरी पार्टी के लीडर को गालियां दे रहे होते हैं। नवाज शरीफ के सपोर्टर जो हैं वो इमरान खान को कह रहे होते हैं, इमरान खान के सपोर्टर्स तो बाकायदा गालियां दे के दूसरी पार्टी को बुरा भला कह रहे होते हैं। हमारे मुल्क में रह क्या गया है?
सिर्फ गालियाँ, सिर्फ कैरेक्टर असैसिनेशन, सिर्फ बातें। और जब वो इंसान इस दुनिया से चला जाता है फिर उसको अच्छे अल्फाज में याद करना, और फिर पछतावा किसी को भी नहीं होता। बस फिर ये एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं, नहीं उसने कहा था, नहीं उसने कहा था, नहीं उसने कहा था, नहीं उसने कहा था। तो वक्त सबका आता है, मैं उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ जो डरूंगी। मैं इंशाल्लाह और स्ट्रेंथन हो रही हूँ, और मैं फर्म हो रही हूँ, और मुझे पता चल रहा है कि अच्छा, एक फीमेल के ऊपर इससे ज़्यादा क्या कीचड़ उछाल सकते हैं आप, जो आपने उछाल दिया है। आपने कहानियाँ बना डाली, अफसाने बना डाले, लेकिन जो अपनी कम्युनिटीज़ में आकर रात को ये लिखते हैं ना कि फ़लाँ के चैनल पे जाएं और जाकर देखें, उनके वीडियोस हमारे पास डाउनलोडेड पड़े हुए हैं, वो चाहे ट्रिम भी कर चुके हैं ना, तो वो हमने चलना है थ्रू प्रॉपर चैनल। देखिए, मेरी अभी भी अपने लॉयर से बात हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा इसमें क्या है, तो वो यही कह रहे थे कि थ्रू प्रॉपर चैनल। अब ये तो नहीं हो सकता कि मैं उनकी तरह गंदगी बोलूँ आके, या मैं उनको जूते मारने चले जाऊँ, नहीं, उनको वक्त जूते मारेगा, उन्हें इदारे जूते मारेंगे। और जो बिलाल साहब ने कहा था कि 35 लोगों की लिस्ट बन चुकी है, वो इदारे तो 35 लोगों की लिस्ट बना चुके हैं, इसके अलावा भी 35 लोगों के नाम आने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ 10 मुहर्रम गुजरने दें, इंशाल्लाह ताला आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। जो लोग मुखालफत पे उतरे हुए हैं या गलत को सही समझ रहे हैं, उनसे बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा और सब्र कर लें, किसी को भी गलत ना कहें, किसी को भी सही ना कहें, अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ दें, सिर्फ थोड़े दिन इंतज़ार करें और अपनी आंखों से देखें कि फिर होता क्या है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।